गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज जो है एक टॉपिक एक मैम पढ़ाएंगी, प्रियंका अहिरवार नाम है उनका, ठीक है। तो वो इस टॉपिक को पढ़ाएंगी प्रियंका मैम। और मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो है शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक। किसका टॉपिक है? शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको वो मैम शुरू करें, इसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए मैम। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। मतलब टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शिक्षा। एजुकेशन। एजुकेशन इंग्लिश का शब्द है, इसलिए इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। एजुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा को हम 3 दृष्टिकोण के आधार पर मतलब उनके आधार पर पढ़ सकते हैं उसको। दार्शनिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बहिर्गामी प्रभाव कर सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया शिक्षा है। अंदर जो बालक के अंदर की शक्तियां हैं या बालक के अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकाल कर उसका सर्वांगीण विकास करना ही दार्शनिक दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब बालक के व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया ही शिक्षा है, क्योंकि बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो अपने व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं, टीचर के व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए बालक के व्यवहार में सुधार या परिमार्जन की प्रक्रिया ही शिक्षा है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। प्रकृति व समाज के साथ समायोजन सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। चूँकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में ही हमको रहना है, इसलिए बच्चे को प्रकृति और समाज के साथ समायोजन सिखाना ही शिक्षा है। इसलिए 3 दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग शिक्षा की विशेषताएं हैं या उसका अपन अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षा एक द्विगामी प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये है कि शिक्षा में 2 प्रक्रियाएं निहित हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया नहीं है, शिक्षा में 2 प्रक्रियाएं निहित हैं। पहला है शिक्षण, टीचिंग। मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास शिक्षण है। टीचिंग, इसको अपन इंग्लिश में समझ सकते हैं टीचिंग मतलब टीचिंग, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सिखाना टीचिंग शिक्षण है। दूसरा है अधिगम। दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? अधिगम। अधिगम क्या है? लर्निंग। एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करना क्या है? अधिगम। मतलब स्टूडेंट जो खुद शिक्षक के पढ़ाने के बाद खुद सीखने का प्रयास करता है उसे क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे उसको। लेकिन उस लर्निंग कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव को हम लर्निंग नहीं कह सकते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में 3 घटक होते हैं। 3 घटक मतलब स्वतंत्र चर होता है, आश्रित चर होते हैं, हस्तक्षेप चर। स्वतंत्र चर अध्यापक होता है और आश्रित चर विद्यार्थी होता है, हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा जब भी वो उसको समझ सकेगा, क्योंकि वो अपने आप तो समझ नहीं सके किसी टॉपिक को। और हस्तक्षेप कौन करता है? सब पाठ्यक्रम हस्तक्षेप करता है, उसी के माध्यम से बुक होती हैं जो अपना सिलेबस है वो हस्तक्षेप चर है। आप आते हैं मनोविज्ञान पर। अभी तो आपने शिक्षा पढ़ी, अब आते हैं दूसरे मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रूडोल्फ वोयलाक ने। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। गैरेट के अनुसार क्या है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगास से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले जब मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन ही कहा जाता था, इसलिए गैरेट ने क्या कहा? इसको आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की अवधारणा 4 आधार पर की जा सकती है। मतलब मनोविज्ञान अवधारणा ये है कि मनोविज्ञान को शुरू से अब तक मनोविज्ञान को किन किन दर्शन शास्त्रियों ने किन किन आधार पर उसकी अध्ययन किया है या किस किस आधार पर उसका तर्क किया है मनोविज्ञान का, उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आत्मा का अध्ययन। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को केवल आत्मा का अध्ययन माना जाता था।
अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ये दर्शन शास्त्री थे या मनोविज्ञान शास्त्री हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा कि आत्मा का अध्ययन है। लेकिन कुछ समय बाद जब दूसरे मतलब 17वीं शताब्दी आई, दूसरे दर्शन शास्त्री आए, तो उन्होंने कहा आत्मा किसी ने देखी नहीं है, उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। तो फिर क्या कहा 17वीं शताब्दी में पेम्पोनोजी ने कि मनोविज्ञान क्या है, मन का अध्ययन है। लेकिन इन्होंने कहा कि मन की, फिर बाद में जो 18वीं शताब्दी में कुछ मनोवैज्ञानिक आए जैसे विलियम जेम्स, विलियम वोंट, जेम्स शैली, इन्होंने कहा मन का भी तो अध्ययन नहीं किया जा सकता है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। फिर इन्होंने क्या कहा कि चेतना का अध्ययन है मनोविज्ञान। क्या है? चेतना का अध्ययन। अब विलियम वोंट के बारे में मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं। विलियम जेम्स यूएसए में मनोवैज्ञानिक के जनक कहे जाते हैं और विलियम वोंट प्रयोगात्मक या प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी, और जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला डॉक्टर N.S. सेनगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में की थी। मतलब जो वर्ल्ड में की थी वो किसने की थी? विलियम वोंट ने। वर्ल्ड में की थी विलियम वोंट ने, और भारत में की थी डॉक्टर N.S. सेनगुप्ता ने। कहाँ की थी? कलकत्ता में। और वर्ल्ड में की गई थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। संयुक्त रूप से एक टॉपिक अपना मिस हो गया। चेतना के अध्ययन के बाद जो चौथा दृष्टिकोण था तो फिर विलियम वोंट के बाद मनोवैज्ञानिक आए, स्किनर, वुडवर्थ, वाटसन। इन्होंने कहा कि चेतना को भी हम नहीं माप सकते हैं, इसलिए हम इस चेतना को भी मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जब हम करेंगे तो हम उसकी सारी आत्मा, मन, चेतना सभी की अभिव्यक्ति किससे होती है? व्यवहार के माध्यम से होती है। जब हम व्यवहार का ही अध्ययन कर लेंगे तो हमें मनोविज्ञान का पता चल जाएगा कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है। इसलिए इन्होंने क्या कहा उसको? व्यवहार का अध्ययन, मनोविज्ञान को। वुडवर्थ ने इसके बारे में एक डेफिनेशन भी दी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, इसके बाद मन को छोड़ा, तत्पश्चात उसने चेतना को खोया तथा वह वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है। क्योंकि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया उसको, उसके बाद मन का, फिर चेतना का, और अब वर्तमान में यह जब से स्किनर, वुडवर्थ ने इसको व्यवहार का अध्ययन कहा, जब से यह व्यवहार के अध्ययन ही माना जाता है। मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है, क्योंकि इसके निर्णय जो होते हैं वो मूल्यात्मक होते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, क्या अध्ययन किया जाता है। किसी को प्रॉब्लम है तो जो होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए या क्या होना चाहिए। मनोविज्ञान विधायक भी है, पॉजिटिव भी है। क्यों है? क्योंकि इसके निर्णय तथ्यात्मक होते हैं। इसमें क्या है का भी अध्ययन किया जाता है कि क्या चीज़ है उसका भी अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में PhD उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला मार्गरेट बोल्ट्जमैन हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की शाखा के रूप में हुई है, इसको कहा 1900 में माना जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन, अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन और इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। क्योंकि अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि शिक्षा एक प्रक्रिया नहीं है, दो प्रक्रिया हैं, शिक्षण और अधिगम। तो मतलब जब दो प्रक्रियाएं हैं इसमें, तो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इसमें 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, किसका? टीचिंग का भी, लर्निंग का भी, और इन दोनों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। बाल विकास की प्रक्रिया का ज्ञान, इससे हमें पता चलता है बाल विकास की प्रक्रिया कैसे, बाल विकास कैसे होता है। बाल व्यवहार की प्रवृत्तियों ज्ञान, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो इसमें हमें बाल व्यवहार पता चल जाता है कि एक स्टेज में, किस स्टेज में बालक की कैसी कैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, कैसे वो काम करता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, जब टीचर को या जो बुक बनाते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि बालक की क्षमता कितनी है, किस स्थिति में, किस स्टेज में, तो उसी हिसाब से उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता पाठ्यक्रम निर्माण में भी होती है। शिक्षण विधियों के विकास में सहायक,
जब एक बालक के उसकी आवश्यकताओं का पता चल जाता है कि यह बालक किस प्रकार से सीखता है, तो हम उसी प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यह यहाँ भी उपयोगी है। शिक्षक के स्वयं के व्यवहार का मार्गदर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को यह पता चलता है कि वह कहाँ गलतियाँ कर रहा है, तो अपने व्यवहार का ही मार्गदर्शन कर सकता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के मूल्यांकन का भी मतलब विवरण होता है। उसको शिक्षा मनोविज्ञान के पढ़ने से मूल्यांकन में भी काफ़ी सहायता मिलती है। बालक का सर्वांगीण विकास करने में सहायक, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के विकास का सबका अध्ययन मतलब वर्णन दिया गया। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान को ढंग से पढ़ लेंगे तो उससे बालक की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसका सर्वांगीण विकास अच्छी तरह से हो सकता है। अब है कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाएं। स्किनर ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। किसका? व्यवहार तथा अनुभव का। अब मैकडूगल ने क्या कहा है? मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। अब केवल हमें इतनी चीज़ें याद करनी है। स्किनर ने क्या कहा? व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान। मैकडूगल ने क्या कहा? आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान। अब शिक्षा की परिभाषाएं हैं। गांधी जी ने क्या कहा है? शिक्षा बालक के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। शरीर, मस्तिष्क व आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। किसने कहा? गांधी जी ने। अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन मस्तिष्क का निवास है, ये भी कहा है, या मन मस्तिष्क का विकास शिक्षा है। फ्रोवेल ने क्या कहा है? फ्रोवेल ने कहा है शिक्षा द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण किया जाता है, कि शिक्षा ही बालक के अंदर की शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करती है या उसको निखारती है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक था, ये मैम ने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब इसमें जो भी कमियां आपको समझ में आई हो तो कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। लेकिन हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। इंस्पायर एक्सीलेंस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने साथियों से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।